खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मैं हूं नवेद खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ख़ास पेशकश ख़ास मेहमान। वैसे तो ख़ास मेहमान में मैंने बहुत ख़ास लोगों से आपकी मुलाकात कराई, लेकिन आज के जो मेरे ख़ास मेहमान हैं बहुत ख़ास हैं। कोविड की महामारी से हम सभी लोग जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान का रूप धारण करके या कहूँ अल्लाह की मदद से उनको सोच मिली, ना जाने कितने बेसहारा लोगों की जान बचाई है। ऐसे हैं आज के मेरे ख़ास मेहमान डॉक्टर मलय शर्मा। सत्यन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ मित्र पर। सर, आप गैस्ट्रो डॉक्टर हैं और वन ऑफ द बेस्ट, नॉट इन मेरठ, आप यूपी और इंडिया लेवल के आप गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल आपका, वैसे तो ये एक बिल्कुल नॉन ऑफिशियल इंटरव्यू है, लेकिन पहला सवाल यही बनता है जो कि बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि गैस्ट्रो के डॉक्टर ने कोरोना जैसी महामारी में कोविड हॉस्पिटल क्यों खोला? नवेद भाई, ये एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मैं गैस्ट्रो डॉक्टर बाद में हूँ। मेरा डॉक्टर होना ज़रूरी है और डॉक्टरी ज़रूरत थी उस वक्त कि हम कोरोना के मरीजों का इलाज करें जब कोई आगे नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने ये सोचा कि उन कोरोना के मरीजों को, ज़रूरतमंद मरीजों का मैं ही आगे बढ़ के इलाज करूँ। सर, कहीं से इंस्पायर हुए या मतलब बहुत ये एक रेयर सी बात लग रही है सर कि गैस्ट्रो के डॉक्टर और कोरोना की महामारी जहाँ पे आदमी को नहीं छूने से डर रहा है सर, वहाँ आपने ये कदम उठाया और जो आपका ये कदम था ये एक 100% सक्सेसफुल सफल रहा। ये मुझे वाकई ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारा कदम इतना सफल रहेगा, लेकिन मानवीय त्रासदा, मानवीय आपदा समय समय पर हमें मौका देती है अपने आप को पहचानने का, अपने आप के लिए कुछ करने का। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। क्या बात है सर, क्या बात है। अब सर, आपने कोविड हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिया, तो अब ये सोच अच्छी है, बट जब प्रैक्टिकल आपने इसको कोविड अस्पताल शुरू किया तो सर वहाँ मुश्किलें तो बहुत सारी होंगी, तो क्या क्या वो मुश्किलों का दौर था वो आप शेयर कीजिए सर। देखिए, मुश्किलों के दौर में जब हमने सोचा कि हम 30 बेड का हॉस्पिटल चलाएंगे तो हम 30 का ही चलाना चाहते थे, लेकिन आपदा इतनी बड़ी बनी कि हमने 30 की सैंक्शन कराई। हमारे पहले ही दिन 30 हो गए, 24 घंटे में 70 और 48 घंटे में 160 मरीज हमें देखने पड़े। उस टाइम हमारे पास बेड कम थे, लेकिन सीरियस मरीजों की इतनी ज़रूरत थी कि हमें बहुत ज़्यादा सिर्फ सीरियस मरीजों को ही भर्ती करना पड़ा। ये एक मौका भी था, हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई अनलिमिटेड थी और हमारे पास ऑक्सीजन के कनेक्शंस नए हॉस्पिटल होने के कारण इस तरह से बने हुए थे कि हम टोटल 160 मरीजों तक को ऑक्सीजन दे सकते थे। सर, ये आपने कहा मौका, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे अनुसार एज ए जर्नलिस्ट ये तो एक चुनौती थी सर, चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको आपने बखूबी निभाया। अब बात करें ऑक्सीजन की सर, शहर मेरठ में सभी ने देखा कि वो दौर था जहाँ महामारी थी ऑक्सीजन की, बट फिर भी होप जो थी वो आपके अस्पताल में थी, तो ये सब मैनेज कैसे किया सर आपने? नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन के एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट था। इस लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट में 1 करोड़ लीटर गैस थी। वो लिक्विड जब गैस में बदलता है तो 1 लीटर लिक्विड 1000 लीटर गैस बना देता है। तो हमारे पास 11,000 लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट था और जो हमारी कंजम्पशन 1 महीने में होती है वो हमारी 24 घंटे में कंजम्पशन हो रही थी। तो हमारे पास नॉर्मली हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन वक्त ने मौका दिया, बेड थे, बेड मंगाए गए, बहुत तेज़ी से बेड मंगाए गए, ट्रॉलीज थी, एक सिस्टम अनजाने में वक्त ने ऐसा बनाया हुआ था कि हम 30 से 160 48 घंटे के अंदर कूद गए।
कर पाया। अब सर ये तो एक आपकी सोच थी कि इंसानियत के नाते कि मैं कोविड के मरीज़ों को ठीक करूं, आपने उसको पहल की, आपको संसाधन भी, मतलब आपको मिल गए। लेकिन सर अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये एक पूरी टीम जो स्टाफ, उसका कितना योगदान रहा आपके अनुसार? देखिए, ये जैसे ही मैंने शुरू किया, मेरे को पहली बात ये समझ में आई कि ये ज़रूरत वक्त मैं घर नहीं जा सकता। तो पहला काम, मैंने घर आना बंद कर दिया। मरीज़ आए वहाँ पे, मैं लगभग 21 घंटे वहीं पे रहा। 24 में 3 घंटे सोता था और दिन में जब भी 15 मिनट मौका मिलती थी सो लेता था। तो वहीं पे मरीज़ आए, ज़रूरत इतनी पड़ी, एक के ऊपर टूट के पड़े। हमें एक एक कमरे में जहाँ 3 बेड थे वहाँ 4, 5, 6 लगाने पड़े। आईसीयू में 22 मरीज़ लगाने पड़े, जबकि आईसीयू 12 बेड की थी। लेकिन हमारे पास आईसीयू में 22 ऑक्सीजन पॉइंट थे। तो हमने लगभग ऐसी जगह जो वेटिंग हमारी एरिया था उसमें ऑक्सीजन पॉइंट्स लगे हुए थे। तो मैं आपसे बता रहा हूँ 160 सीरियस मरीज़ थे, और यहाँ तक कि इतने सीरियस थे कि आप पूरे मेडिकल कॉलेज में 750 बेड थे, 750 में शायद 160 सीरियस ना रहे हों। हमारे पास 160 के 160 सीरियस मरीज भर्ती रहे, जिनकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कम से कम 8 या 16 लीटर थी। सर जब पूरी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी, आप मरीजों को इलाज कर रहे थे, तो सर ऐसे में एक सपोर्ट चाहिए होती है, चाहे वो आपके साथ कर्मी हों या परिवार के लोग हों। तो सर वो ऐसे कौन लोग हैं? मैं चाहता हूँ उनका नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इस मैदान में मेरे साथ कूदी बेधड़क बेखौफ होके मेरी धर्मपत्नी की छोटी बहन ममता शर्मा। क्या बात। ममता जी ने पूरे कोविड में, इनकी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, स्कूल बंद थे तो उन्होंने वहाँ पूरा अपना दिन 24 घंटे वो भी वहीं अस्पताल में रहीं। और बावजूद नॉन मेडिकल, वो नॉन मेडिको हैं, लेकिन उन्होंने पूरा ध्यान इस मरीजों के मैनेजमेंट में लगाया। जो मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, मेरा काम तो मरीजों का इलाज करना था, लेकिन इलाज में एकदम से जो 20 मरीजों से 160 मरीजों पे पहुंच जाने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको देखा। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा अंकित जी का। जो अंकित जी, वो पूरे स्टाफ में उन्होंने एकदम से बेड मंगाए, ऑक्सीजन के इंश्योर किया, ऑक्सीजन के पॉइंट, इन सबको। और तीसरा नाम मेरी धर्मपत्नी मृदुला शर्मा जी, वो अमेरिका से गई हुई थी, तो तभी उसी टाइम लौटी थी, सिर्फ कोविड की जब हमारी हॉस्पिटल खुला था। तो हम तीनों ही हॉस्पिटल में ही रहे उस दौरान। लगभग ये मैं ये कहूँगा वो 3 हफ्ते की एक त्रासदा थी, तो हम 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहे। तो उस दौर में सर आपके जो आपके स्टाफ के लोग थे, उनका किस तरह कार्यशैली रही? देखिए, इस योगदान में अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मरीजों के तीमारदारों का एक बहुत अजीब योगदान रहा, क्योंकि हम सिर्फ 5 डॉक्टर थे जो 165 मरीज देख रहे थे। केवल 5 डॉक्टर, 5 डॉक्टर। मरीज कितने? मरीज 165। 165 मरीज और केवल 5 डॉक्टर, वो भी कोविड के। जी। जो भी उनमें सिर्फ हमारे एनेस्थेटिस्ट थे, हमारे एक जूनियर डॉक्टर्स थे। हम 5 डॉक्टर 165 सीरियस मरीज थे, जबकि हमने मेडिकल कॉलेज में इससे कम से कम 100 गुना 500-200 डॉक्टरों की फैसिलिटी रही होगी। 5 डॉक्टर ने किस तरह से मैनेज किया? हमारी सबसे बड़ी वही मैं जानना चाह रहा हूँ। वही हमारे पास सिंपल सा एक इलाज था। हमारे डॉक्टर दीक्षा त्यागी पल्मोनोलॉजिस्ट थी हमारे साथ, वो चेस्ट की स्पेशलिस्ट थी। हमारे पास 3 इंटेंसिविस्ट थे, मैं पेट का डॉक्टर था। तो मेरा काम इस आपदा में, चाहता हूँ जो आपके 5 लोग की टीम थी, उनका नाम आप सबको बताएं। दे डिजर्व फॉर दिस। कि डॉक्टर दीक्षा त्यागी पल्मोनोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर मीनू, ठीक थे, डॉक्टर मीनू हमारी एनेस्थेटिस्ट इंटेंसिविस्ट थी, डॉक्टर रवि थे, ठीक है। नाम तो और भी बहुत हैं, लेकिन मैं इन्हीं चारों लोगों को अभी इंक्लूड करना चाहूँगा। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं जी। तो 4 डॉक्टरों के लिए हमने 2-3 चीज़ें, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट करेंगे। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ये बीमारी ये इलाज, तो 160 मरीजों का ये बीमारी है, ये इस कैटेगरी का ये इलाज, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफर हो गया। मरीज स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाह रहा था कि मुझे रेमडेसिविर लगवानी है, मैंने कहा हमारे बस की नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, स्टाफ नहीं है।
तो स्टाफ की कमी तो रही ना सर आपके? बहुत कमी रही, और वो स्टाफ के सारे काम, ट्रॉली भी हमें खिसकानी पड़ी, सब काम करना पड़ा। ये यहाँ मैं रुकना चाहूँगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, कोविड जैसी महामारी में इतने बड़े डॉक्टर ने ट्रॉली सरकाई मरीजों को लेकर, सैल्यूट है सर आपको जी। नहीं, ये सैल्यूट आपकी बड़ी बात है, लेकिन सैल्यूट वक्त की ज़रूरत जो करे वो काम करना है। क्योंकि जो ज़रूरत मैं समझ सकता हूँ कि इस मरीज़ को 8 नहीं 20 या 60 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसे उस बेड पर किसी को बुलाऊंगा, ये टाइम नहीं है। हमें करना है जो ज़रूरत ने हमें कराया है। और कभी कभी मैंने भगवान का भी शुक्र अदा किया कि ये भगवान, तूने ज़िंदगी में एक ऐसा मौका दिया कि हम इस आपदाओं में इन मरीजों का इलाज कर पाए। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत सारी बात हो गई कोविड को लेके कि आपने जो काम किया वो सबके सामने है, और जो कुछ चौंका देने वाली बात जो हम सबके सामने है, जो यकीनन आपने खुद ही बताई है। अब लेकिन सर थोड़े से कुछ माहौल से हट के कुछ बात करते हैं। अब एक सिंपल सा एक सवाल ये है, मलय शर्मा एक नाम है, उसके आगे डॉक्टर आना है, ये आपको क्यों और कब जहन में आया? मतलब बेसिक आपकी एजुकेशन में इसका योगदान रहा, या पेरेंट्स ने आपको किया कि डॉक्टर बनना है, ये किस डॉक्टर कैसे बने आप? देखिए, उस जमाने का दौर था जब हमारे पिताजी थे, कोई ऑप्शन था ही नहीं उस जमाने में। तो जो पिताजी ने कह दिया, माँ बाप ने कह दिया, वही किया। अगर डॉक्टर ना होते तो आप क्या होते सर? ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं शायद लॉयर होता। ओके। शायद लॉयर होता। मतलब जो अंदर एक वकील था, अंदर एक सत्य और तथ्य की बात है, एक इंसान के हक की बात है। जैसे आज की तारीख में मैंने इन मरीजों को अगर ये दिया, तो ये इन मरीजों का हक था, मैं कोई देने वाला नहीं था। ये इनका हक है जो मुझे देना था। तो उसी तरह से इंसानियत के नाते, हक के नाते ये देना मेरे लिए एक हक, एक कानून, एक मरीज की ज़रूरत है। गरीब मरीज को भी मैं वही दे सकूं जो एक अमीर से अमीर मरीज को दे सकूं। वो या तो कानून दे सकता है या डॉक्टरी दे सकती है। बिल्कुल सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिक एजुकेशन कहाँ हुई है आपकी? मेरी बेसिक एजुकेशन मवाना में हुई। मैं मवाना में पढ़ा लिखा, और उसके बाद में MBBS MD मैंने मेरठ में किया, और उसके बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन मेरा DM क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से हुआ। अच्छा सर, जब आप स्टूडेंट थे, अब मैं बात करूँगा आपसे 30-40 साल पहले, एक यंग डैशिंग लड़का जिसने अभी BSc पास आउट की है, तो उस समय सर आपका फेवरेट फिल्म स्टार कौन था? देखिए, फेवरेट फिल्म स्टार दिलीप कुमार जी थे। ओके। एंड फेवरेट फिल्मी सितारा कौन थी? फिल्मी सितारा उस जमाने में साधना जी रहा करती थी। अभी सर फेवरेट हीरोइन कौन है आपकी? देखिए, अभी इतनी फिल्में देखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अभी ये पुराना ज़माना फिर भी पुराना हो गया। मैं यही कहूँगा कि माधुरी दीक्षित जी मेरी फेवरेट हीरोइन रही। Who's your favorite film actor? देखिए, फिल्म एक्टर में आज की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कहूँगा शाहरुख खान जनाब मेरे फेवरेट फिल्म एक्टर हैं। शाहरुख खान इज़ योर फेवरेट। तो जो लोग नहीं जानते, जो जान लीजिए, डॉक्टर मलय शर्मा के फेवरेट फिल्म स्टार शाहरुख खान हैं, और साधना जो पुराने ज़माने की हीरोइन है वो आपकी फेवरेट फिल्म स्टार थी अपने ज़माने में। अच्छा, डॉक्टर मलय शर्मा का फेवरेट फूड क्या है? देखिए, फेवरेट फूड तो मुझे खाने पीने के लिए तो खीर मेरी फेवरेट है। खीर कौन सी वाली सर? खीर तो जो चावल की खीर होती है। क्या बात है जी। और वैसे खाने में सर, अगर हम डिश की बात करें? नहीं, डिश की बात है तो मुझे तो रोटी दाल, और इससे ज़्यादा रोटी दाल और पनीर अगर पनीर मिल जाए तो बहुत है। तो डॉक्टर साहब के जितने फ्रेंड्स हैं वो सुन लीजिए कि whenever you want to invite डॉक्टर मलय ऑन द डिनर, और किसी भी मौके पे, तो डॉक्टर वांट्स टू ईट पनीर एंड खीर स्पेशली। ओके। सर, म्यूज़िक का कुछ शौक है थोड़ा बहुत, जो जैसे सूत्रों से पता चला है मुझे? देखिए, ये पुराने गाने जो है ना, ये क्या ना, आपने कहा ना, वो भूली दास्तान लो फिर याद आ गई, नज़र के सामने घटासी छा गई। तो पुराने गाने जो उस जमाने के थे, उनमें एक खासियत थी, हर गाने में एक मैसेज था। तो वो मैसेज आज की तारीख में उन गानों के साथ हमारे जहन से जुड़ा हुआ रहा है। तो सर, आपके फेवरेट गायक कौन है? अगर आप अगर आपको समय मिलता है तो आप किस सिंगर को सुनते हैं? देखिए, ये मुकेश और मोहम्मद रफ़ी के जो गाने हैं, और उनको सुनता, किशोर कुमार जी को भी, तीनों को। तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मलय शर्मा जी का जो फेवरेट गायक हैं रफ़ी साहब, किशोर दा, एज यूजुअल ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। सर, तो ये जो त्रासदी थी, ये जो पूरा माहौल था, ये हमें एज अ डॉक्टर आप मुझे बताइए कि ये क्या सीख क्या दे के गया हमें? ये सीखिए कि इंसान बनो।
ये वक्त फिर आएगा, डॉक्टर न हो के इंसान बनो। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में, आजकल दौर बदल चुका, लेकिन मरीजों को मुझे शुक्रिया देते हुए सुना कि डॉक्टर साहब हमारा मरीज मर गया, लेकिन आपने हमारे मरीज को इलाज किया, हमें सुकून है। हमें ऐसे भी लोग थे जो खुश नहीं हो पाए, लेकिन बहुत से मरीजों ने ज़िंदगी में पहली बार, कभी नहीं मिली इतनी दुआएं कि बावजूद उनके मरीज के मरने के, मरीज के तीमारदारों ने हमें दुआएं दी और हमें शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरे मरीज का इलाज। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो ये त्रासदा मुझे वो सिखा गई, जैसे मैं आज तक मरीज को नाशुक्रा समझता था, ये मुझे पता लगा कि वो मरीज नाशुक्रा नहीं है। और ये त्रासदा शायद हमें ये सिखा गई कि हमारे आगे आने वाले जनरेशन में भी ऐसे लोग आएंगे और लोग आएंगे। इंसान बनो, इंसानियत का नाता है ये। सर, बहुत सारे जो यूथ डॉक्टर हैं अपकमिंग, चाहे वो गैस्ट्रो के हैं, तो वो आपको फॉलो भी कर रहे हैं, वो आपको देख भी रहे हैं, एंड एक जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है डॉक्टर मलय शर्मा की, वो वहाँ तक किस तरह पहुँचे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि एक इंसान बनो, इंसान के नाते मरीज को। तुम ये सोचो कि अगर इसकी बजाय, मरीज के बजाय तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी होती तो तुम उसका क्या ज़रूरत, क्या इलाज करते? उस मरीज की ज़रूरत समझ के करो, उस मरीज को सस्ती दवा लिखो, उसका सस्ता इलाज करो, उसका इलाज करने वो तुम्हारे पास आया है, ये उसका एहसान है तुम पे, ना कि तुम्हारा एहसान है उस पर कि तुम उसका इलाज कर रहे हो। भगवान ने आपको इस योग्य बनाया कि आप करें, तो ये बहुत बड़ी बात। जितने ज़्यादा लोगों का हम कर सकें, उन मरीज पे से उसका शुक्रगुजार हो। जितने भी ज़्यादा मरीजों का इलाज कर सकते हो करो, जितनी ज़्यादा की मदद कर सकते हो, जो तुम्हारे बस में है वो करो। भगवान तुम्हें रोटी अपने आप देगा। डॉक्टर मलय शर्मा से खास बातचीत थी, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी क्या क्या पसंद है, क्या क्या डिसलाइक चीज़ें, ये सब डॉक्टर साहब ने बताया, और किस तरह कोविड की महामारी में डॉक्टर साहब ने काम किया, ये सब कुछ बिल्कुल ओपन बुक आपके सामने डॉक्टर साहब की ज़ुबानी खुद उन्होंने सुनाई है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक बार फिर से मेरठ मित्र परिवार की ओर से मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज पर।